नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा टॉपिक है चोल शासक। देखिए, मैंने इसको बहुत कुछ शॉर्ट लिस्टेड करने का प्रयास किया है। चोल प्रशासन, देखिए आपके कोर्स के अंदर दे रखा है चोल प्रशासन, कला और साहित्य। आज इस टॉपिक के अंतर्गत चोल शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, चोल शासकों के विषय में हमें यदि सबसे पहले जानकारी मिलती है तो वो मानी गई है पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी। कौन सी रचना है? अष्टाध्यायी। पाणिनि की एक रचना है जो प्रमुख व्याकरण रचना मानी गई है। उसमें हमें चोलों के विषय में प्रथम जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी के अलावा भी हमें बहुत से ऐसे स्रोत हैं जिनके द्वारा हमें चोल प्रशासन या चोल कला, चोल साहित्य या चोल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऐसे कौन कौन से और सोर्स हैं जिनके द्वारा हमें चोल वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऐसे साक्ष्यों के अंदर है कात्यायन की रचना वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य, टोलमी का साहित्य आदि ऐसे साहित्य हैं जिनके द्वारा हमें चोल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, चोल वंश है वो दक्षिणी भारत में सबसे प्राचीन राजवंश माना गया है और जिनका राजकीय चिन्ह बाघ था। क्या था? बाघ। चोल राजे आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, त्रिचिरापल्ली एवं तंजौर तक फैला हुआ था। कहाँ का फैला हुआ था? चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल तट, त्रिचिरापल्ली, तंजौर आदि क्षेत्रों में फैला हुआ था। और साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि चोल साम्राज्य की पहली राजधानी उत्तरी मनलूर थी। क्या थी? उत्तरी मनलूर। ध्यान रखें, उत्तरी मनलूर है वो चोल राज्य की प्रारंभिक राजधानी के रूप में मानी गई है। ठीक है, लेकिन कालांतर में क्या हुआ, ये राजधानी बदली और कालांतर में इनकी राजधानी उरेयूर और तंजावुर बनी। क्या बनी? उरेयूर और तंजावुर बनी। अब देखते प्रमुख शासकों के बारे में। देखिए, चोल वंश का पहला प्रमुख शासक माना गया है तो वो है उर्रव पर्रे इलन जेथ चेनी। क्या नाम है? उर्रव पर्रे इलन जेथ चेनी। ये माना गया है चोल वंश का पहला शासक है जिसने अपनी राजधानी उरेयूर में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की? उरेयूर। और युद्ध में प्रयुक्त होने वाले अपने सुंदर रथों के लिए ये प्रसिद्ध था। यानी जेथ चेनी किसके लिए प्रसिद्ध था? युद्ध में प्रयुक्त होने वाले सुंदर रथों के लिए ये चर्चित रहा है। अगला शासक देखिए कौन है। अगला शासक है करिकाल। ठीक है, देखिए प्रारंभिक चोल शासकों के अंदर यदि हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहला शासक देखें तो उसको नाम लिया जाता है करिकाल। ठीक है, जिसने साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति अपनाई और इसी कड़ी के अंदर उसने वणि नामक स्थान पर, कहाँ? वणि नामक स्थान पर वेलरी तथा अन्य 11 शासकों की संयुक्त सेना को हराया। किनको हराया? वेलरी तथा अन्य 11 शासकों की संयुक्त सेना को करिकाल ने वणि नामक स्थान पर हराया। इसकी दूसरी सफलता क्या थी? उसने वेपर नंदलई के 9 शासकों की संयुक्त सेना को भी हरा दिया था। इस प्रकार इसकी करिकाल की प्रारंभिक सफलताएं रही हैं। ठीक है, देखिए संगम साहित्य के अनुसार करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर फुहारपत्तनम, जो आज कावेरी पट्टनम कहलाता है, की स्थापना की थी। यानी पुहारपत्तन या कावेरी पत्तनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने। इसका पता हमें किससे चलता है? इसका पता हमें संगम साहित्य से चलता है। और शक्तिशाली नौसेना रखने वाला ये प्रमुख शासक माना गया है, या संगम युग का सबसे महान शासक पराक्रमी माना गया है जिसकी नौसेना शक्तिशाली थी। पट्टिनपाले कृति के अनुसार, कौन सी कृति है? पट्टिनपाले कृति रचना के आधार पर कहा जाता है कि करिकाल ने उरेयूर को अपनी राजधानी बनाया। यानी उरेयूर को राजधानी किसने बनाया? करिकाल ने। और युद्ध क्षेत्र के अंदर ही माना जाता है कि करिकाल की मृत्यु हो गई। करिकाल की जो मृत्यु है उसके पश्चात ऐसा माना जाता है
कि तीसरी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक, कब से कब तक, तीसरी से 9वीं शताब्दी तक एक अंधकारमय युग का अवशेष रहा है। या यूँ कहें कि इस समय जो चोल साम्राज्य था वो अंधेरे में था, उसकी कोई विशेष उल्लेखनीय प्रगति इस समय नहीं हुई। कब से, तीसरी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक, क्योंकि संगम साहित्य के द्वारा हमें करी काल तक के बारे में उल्लेख अधिक मिलता है, जिसमें इसके यशोगान के रूप में कई कविताओं की रचना की गई है। लेकिन तीसरी शताब्दी के बाद 9वीं शताब्दी के अंदर इसके वापस उल्लेख आता है, तो वो भी उसका अंधकारमय युग कहलाता है। अब 9वीं शताब्दी के अंदर जो चोल शासक सामने आता है वो है विजाले। ठीक है, तो चोल नरेश विजाले द्वारा पल्लवों के अवशेष पर चोल शक्ति का पुनरुद्धार किया गया। इस प्रकार चोल साम्राज्य है वो जो विजाले ने स्थापित किया था वो 9वीं शताब्दी से फिर 12वीं शताब्दी तक चलता रहा। इसलिए द्वितीय संस्थापक जो चोल साम्राज्य का है वो विजाले को माना जाता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि उसने अपनी राजधानी किसको बनाया, तंजौर को बनाया। यानी पहले राजधानी क्या थी, उरेयूर, लेकिन उसने बाद में तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार चोल शक्ति का पुनरुत्थान किसने किया, विजाले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट जो शासक हुआ है वो हुआ है आदित्य प्रथम। ठीक है, यानी विजाले के पश्चात दूसरा शासक बना आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने क्या किया, अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण पल्लव नरेश अपराजित वर्मन को हराया और उसकी हत्या कर दी। यानी आदित्य प्रथम ने किसको हराया, पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराकर उसकी हत्या कर दी, और साथ ही साथ उसने पांड्यों और कलिंग देश के राजाओं को भी हरा दिया। ये किसकी उपलब्धियां हैं, ये आदित्य प्रथम की उपलब्धियां हैं। यानी पल्लवों के राज्य पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है, और उसके बाद में पांड्य और कलिंग को हरा दिया। अब आदित्य प्रथम के बाद शासक बनता है प्रांतक प्रथम, और उसने पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय को हराया, मदुरा पर अधिकार किया और मदुरे कोंड की उपाधि धारण की। यानी किस शासक ने मदुरे कोंड की उपाधि धारण की, तो वो शासक है प्रांतक प्रथम, जिसने पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय को हराकर उसके क्षेत्र मदुरा पर अधिकार करके मदुरे कोंड की उपाधि प्राप्त की थी। और इसके पश्चात जो चोल शासक बनता है वो है अरिमोली वर्मन या राजराज प्रथम। ठीक है, देखिए चोल शासकों में सबसे ज़्यादा यदि हमें ध्यान देने की आवश्यकता है तो वो अरिमोली वर्मन या राजराज शासक पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए राजराज प्रथम के शासनकाल के 30 वर्ष चोल साम्राज्य के सर्वाधिक गौरवशाली थे। यानी उसने 985 से 1014 ईस्वी तक शासन किया, जो एक प्रमुख 30 वर्ष के गौरवशाली साल थे। और इसने अपने दादा या पितामह, ठीक है, कौन थे वो थे इसके प्रांतक प्रथम दादा। तो प्रांतक प्रथम ने जो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, उसी रक्त और लौह की नीति का सहारा राजराज प्रथम ने लिया या अरिमोली वर्मन ने लिया और राजराज का विरुद्ध धारण किया। उसने अपने शासन के 9वें वर्ष में सामरिक अभियान शुरू किए थे। यानी राजराज प्रथम के द्वारा अभियान कब शुरू किए, अपने राज्याभिषेक के या अपने शासन के 9वें वर्ष में उसने अभियान शुरू किए। चोल सत्ता के पुनरुद्धारक के रूप में राजराज प्रथम ने बड़े पैमाने पर सैनिक अभियान किए और उन सैनिक अभियानों में उसने दक्षिणी भारत के पांड्यों को हराया। किसको हराया, दक्षिणी भारत के पांड्यों को हराया और चेरों को हराया। इसी प्रकार पश्चिम के अंदर उसने गंग शासकों को पराजित किया। उत्तर में कलिंग तक उसने अभियान किया और कलिंग से उसने श्रीलंका, मालदीव आदि क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार उसके अभियान काफ़ी प्रगतिशाली या दूर तक रहे। इन अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम उसने चोल विरोधी गठबंधन में शामिल पांड्य, चेर और श्रीलंका के शासकों को आक्रमण करके हराया, उनके संघ को तोड़ा। ठीक है, इस संयुक्त मोर्चे को नष्ट करने के लिए उसने सबसे पहले
भास्कर वर्मन जो कि कौन थे, चेर नरेश थे, उनको हराया। यानी चोलों के खिलाफ किस किसने संघ बना रखा था, तो वो गठबंधन बना रखा था पांडे, चेर और श्रीलंका ने। तो चेर नरेश भास्कर वर्मन को हराकर इस गठबंधन को राजा प्रथम ने तोड़ दिया। इसके बाद ने पांडे शासक अमर भुजंग को हरा दिया और उसकी राजधानी मदुरा को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, इस प्रकार राजा प्रथम का विजय अभियान आगे बढ़ता रहा। उसके बाद उसने जब पांडे राज्य पर अधिकार कर लिया, पहले चोल नरेश भास्कर वर्मन, फिर पांडे शासक अमर भुजंग, और फिर आगे बढ़कर वो श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम तक पहुंचा और महेंद्र पंचम पर आक्रमण करके उसकी राजधानी अनुराधापुर को बुरी तरीके से नष्ट कर दिया और उसने जीते हुए प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया और मामूडी चोल मंगलम नाम उनका रख दिया। यानी श्रीलंका तक वो पहुंच गया, महेंद्र पंचम को हराया, अनुराधापुर राजधानी को बुरी तरह से लूटा। इन सब कार्यों से उसने मामूडी चोल मंडलम नामक नगर बसाया या उन क्षेत्रों का नाम रखा और उसकी राजधानी है उसने पोलोनरुआ को बनाया। और इन विजयों से वशीभूत होकर उसने जगन्नाथ का विरुद्ध धारण किया और जगन्नाथ का विरुद्ध धारण करके उसने अपने क्षेत्र का नाम भी या अपनी राजधानी जो पोलोनरुआ बनाई थी उसका नाम भी जगन्नाथ मंगलम रख दिया। ठीक है, उसका विजय अभियान यहीं नहीं रुका, वो आगे बढ़ता रहा और उसने अपने राजकाज के या अंतिम समय के अंदर उसने मालदीव को जीता था। यानी राजा प्रथम द्वारा अंतिम समय में किसको जीता गया, तो मालदीव को जीता गया। उसने केवल विजय अभियान ही नहीं किए बल्कि उसने प्रशासनिक सुधार का काम भी किया। राजनाथ ने भूमि का सर्वेक्षण करवाया, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया। वो एक बहुत ही धर्म सहिष्णु प्रवृत्ति का शासक था। ठीक है, उसने बौद्ध विहार बनाने की अनुमति है वो श्रीलंका के शासकों को दी थी और उसने नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाया था। तंजौर में उसने राजराजेश्वर जो कि वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है उसका निर्माण करवाया। यानी राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो किसने करवाया, राजराज प्रथम ने करवाया। ठीक है, देखिए ये जो वृहदेश्वर मंदिर है वो भारत के सबसे सुंदर मंदिरों में माना जाता है और द्रविड़ कला का भारत में एक सर्वोत्तम उदाहरण है और ये एक शिव मंदिर है। ध्यान रखें, चोल शासक में या चोल साम्राज्य में वृहदेश्वर मंदिर का अपना एक अलग ही स्थान है जो द्रविड़ कला का सर्वोत्तम नमूना शिव मंदिर है और राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया। लगभग ये बना था तो वो 1010 ईस्वी की बात है और 2010 ईस्वी में इसकी 1000वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है, पूरे भारत के अंदर इसको काफ़ी रूप से उभारा गया था। ठीक है, तो ये व्यक्ति था राजराज प्रथम और उसकी कला का जीता जागता नमूना है राजराजेश्वर मंदिर। अगला शासक इसके अंतर्गत हम देखते हैं वो है राजेंद्र प्रथम। ठीक है, देखिए राजराज प्रथम का पुत्र या उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम हुआ जिसने 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया और अपनी विजयों के द्वारा उसने दक्षिणी भारत का नेपोलियन होने का गौरव प्राप्त किया। ठीक है, तो दक्षिणी भारत के नेपोलियन के रूप में अगर किसी का नाम लिया जाता तो वो कौन है, राजेंद्र प्रथम जो कि राजा प्रथम का पुत्र था। ठीक है, और हमें इसकी जानकारी है वो तिरुवालंगाडु और करंदई अभिलेखों से मिलती है। यानी राजेंद्र प्रथम के बारे में जानकारी के क्या स्रोत हैं, तिरुवालंगाडु और करंदई अभिलेख। ठीक है, इसके विजय अभियानों के बारे में देखें तो पश्चिमी चालुक्यों, पांड्यों और चेरों को इसने हराया। इसके बाद उसने लगभग 1017 ईस्वी में सिंहल द्वीप अर्थात लंका के विरुद्ध अभियान किया और वहां के शासक महेंद्र प्रथम को हराया। यानी ये काम राजराज प्रथम ने भी किया था और ये हराने का काम राजेंद्र प्रथम द्वारा भी किया गया। उत्तरी भारत पर कहते हैं इसने विशाल हस्ती सेना से अभियान किया था। यानी विशाल हस्ती सेना के उत्तर भारत का अभियान किसने किया, उत्तर पूर्वी भारत का अभियान किया था राजेंद्र प्रथम ने। कलिंग में पूर्वी गंग शासक थे मधुका, मार्दव आदि को उन्होंने हराया था। ठीक है, यानी पश्चिम में
गंग शासक मधुका मार्नव को पराजित किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को भी पराजित किया था। इस प्रकार गंगा घाटी के मैदानों तक इसकी सफलता प्राप्त हो गई थी। तो गंगा घाटी के अभियान की जब सफलता राजेंद्र प्रथम को मिली तो उसने गंगे कोण चोल की उपाधि धारण की और अपने जीते प्रदेशों में उसने गंगे कोण चोलपुरम नगर बसा के उसको राजधानी बनाया और वहीं पर उसने गंगे चोल गंगम तालाब का निर्माण करवाया, जो कि एक बड़ा तालाब था। तो गंगे कोण चोल की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम द्वारा। गंगे चोलपुरम नामक नई राजधानी किसने बसाई? तो वो था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, चोल गंगम नामक बड़े तालाब का निर्माण किसने करवाया? ये राजेंद्र प्रथम। तो ये उसने सिंचाई के उद्देश्य से करवाया था। ठीक है, इन कार्यों के अलावा श्री विजय के शैलेंद्र वंशी शासक थे विजयतुंग वर्मन, इनको भी उसने पराजित किया और पराजित करके जावा, सुमात्रा, मलाया आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यानी श्री विजय के शैलेंद्र वंशी शासक विजयतुंग वर्मन को राजेंद्र प्रथम ने हराया, जावा, मलाया, सुमात्रा आदि पर अधिकार कर लिया और चालुक्यों से दक्षिण के प्रदेश छीन लिए। दक्षिण में चालुक्य, चेरों आदि की भी सत्ता थी, तो चालुक्यों से दक्षिण के प्रदेश छीन लिए और चेरों की सत्ता को समाप्त किया। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, तो ये केवल कोई बड़ा विजेता ही नहीं था, बल्कि अन्य कार्यों के लिए भी ये बड़ा ही सुयोग्य था। राजेंद्र प्रथम ने चालुक्यों से, चेरों से जो सत्ता छीन ली, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण काम ये था कि उसकी नौसेना बहुत ही बड़ी शक्तिशाली थी और बंगाल की खाड़ी पार करके उसने इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। और बंगाल की खाड़ी इसकी सेना के कारण या शक्तिशाली नौसेना के कारण चोलों की झील के रूप में जानी जाती थी। ठीक है, और राजेंद्र प्रथम ने वैदिक महाविद्यालय की स्थापना की। चीन से उन्होंने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित किए थे। साथ ही साथ बड़ी बात देखें तो श्रीलंका पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम था। ठीक है, गंगा घाटी के मैदानों में जब विजय पताका फहरा ली तो गंगे कोण चोलपुरम नगर के साथ साथ वहाँ गंगे कोण चोलपुरम मंदिर का निर्माण भी 1030 ईस्वी के अंदर करवाया और वहाँ पर नटराज की मूर्ति स्थापित की। देखिए, नटराज की है वो अष्ट हाथ की मूर्ति है जिसमें शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है और वो अक्सर अपन कई जगह ड्राइंग बॉक्स पर भी देखते हैं। ठीक है, तो नटराज की मूर्ति चोलों की देन है, जिनमें मुख्य व्यक्ति कौन है? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम का जो काल है वो चोलों का स्वर्ण काल भी कहलाता है। ठीक है, अगला राज्य है राजाधिराज प्रथम। देखिए, राजेंद्र प्रथम के पश्चात उसका पुत्र राजाधिराज शासक बना। तात्कालिक चालुक्य नरेश सोमेश्वर को इन्होंने हरा दिया और उसकी राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया। ध्यान रखें, चोल चालुक्यों का संघर्ष चलता रहा है और चालुक्यों की कई शाखाएं थी, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। ठीक है, तो इसी प्रकार सोमेश्वर नरेश को चालुक्य शासक थे, उनको सोमेश्वर को हराया और उनकी क्षेत्र कल्याणी जो राजधानी थी उस पर अधिकार कर लिया और साथ ही साथ उन्होंने इस उपलक्ष्य में विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। किसने? राजाधिराज प्रथम ने। ठीक है, लेकिन बाद में 1052 ईस्वी के अंदर कोप्पम का युद्ध हुआ था और वो कोप्पम का युद्ध चोल चालुक्य संघर्ष में ही था और उस चोल चालुक्य संघर्ष में चोल शासक राजाधिराज प्रथम सोमेश्वर के साथ लड़ते हुए मारे गए। यानी राजाधिराज प्रथम युद्ध क्षेत्र के अंदर ही मारा जाने वाला चोल शासक था जो चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम से लड़ता हुआ मारा गया था। राजाधिराज की एक अलग बात देखें तो राजाधिराज ने अश्वमेध करवाया था और यह अश्वमेध के प्राचीन भारत में अंतिम उदाहरण के रूप में देखा जाता है। ठीक है, राजाधिराज के बाद आता है राजेंद्र द्वितीय, जिसने 1052 से 1064 ईस्वी तक शासन किया था। ध्यान रखें, यहाँ आपकी किताब है वो राजेंद्र द्वितीय को 1012 बता रही है, तो उसमें ध्यान रखें वो 1052 से 64 होगा। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता के मरने पर युद्ध क्षेत्र में ही राज्याभिषेक करवाया और चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम को हराया। ठीक है, इस प्रकार उसने अपने पिता का बदला लिया। तत्पश्चात वीर राजेंद्र 1064 से 1070 ईस्वी के मध्य वीर राजेंद्र के द्वारा शासन किया गया, जिसने पश्चिमी के चालुक्यों को हराया
और कुडल संगमम के मैदान में उसने उनको हराया था। ठीक है, चोल चालुक्यों का संघर्ष चल रहा है, उसी कड़ी में राजेंद्र द्वितीय ने अपने पिता, ठीक है, का बदला लिया था राजाधिराज का, लेकिन बाद में वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को हराया कुडल संगमम के मैदान में, और इस उपलक्ष्य में उसने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? वीर राजेंद्र ने। और चालुक्यों को कुडल संगमम के मैदान में किसने हराया? वीर राजेंद्र ने। ठीक है, वीर राजेंद्र के पश्चात अधिराजेंद्र शासक बने, लेकिन अधिराजेंद्र है वो चोल शासकों के अंदर एक धार्मिक असहिष्णु शासक के रूप में चर्चित रहे हैं। ठीक है, यानी अधिराजेंद्र धार्मिक असहिष्णु शासक के रूप में चर्चित हुए हैं। इन्होंने रामानुज जो धर्माचार्य थे उनको प्रताड़ित किया, इनके खिलाफ विद्रोह भी हुआ, और उसी विद्रोह के दौरान अधिराजेंद्र की हत्या हो गई थी। अधिराजेंद्र के बाद राजेंद्र द्वितीय या कुलोत्तुंग प्रथम है वो चोल शासक बने। देखिए कहीं कहीं राजेंद्र द्वितीय को मारकर कुलोत्तुंग प्रथम नामक शासक के बने होने का उल्लेख मिलता है, कहीं कहीं राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग प्रथम को एक ही बताया गया, जैसा कि आपकी किताब बता रही है कि राजेंद्र द्वितीय है वो कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से शासक बना था। ठीक है, लेकिन राजेंद्र द्वितीय या कुलोत्तुंग प्रथम है वो इतिहास में सुंगम तीर्थ के कारण या सुंगम तीर्थ के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्यों? कि उसने प्रजा पर से अनेक करों के भार को हटा दिया था, इसलिए इसको सुंगम तीर्थ कहा गया है, जिसका मतलब होता है करों को हटाने वाला शासक। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक आता है राजेंद्र तृतीय। ठीक है, तो राजेंद्र तृतीय 1250 से 1279 के बीच शासक किया था, जो कि अंतिम चोल शासक था। इसके समय में पांडे शासक थे मारवर्मा कुलशेखर। पांडे राजा कौन है? मारवर्मा कुलशेखर। इसने चोल राज्य का अंत कर दिया और चोल राज्य पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार चोल राज्य राजेंद्र तृतीय के समय 1279 के अंदर खत्म हो गया। इसका समापन पांडे शासक मारवर्मा कुलशेखर ने किया और चोल साम्राज्य अंततः पांडे राज्य में मिला लिया गया था। इसी के साथ अपना बिंदु समाप्त होता है। धन्यवाद।